नमस्कार, मैं पल्लवी चंदेल इंटैक्ट प्रयागराज चैप्टर से आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई परिचर्चा लेकर। और आज की परिचर्चा में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ कवि, लेखक और प्रवक्ता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कवि श्रेष्ठ गौतम जी को। मैं श्रीलेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया और हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए आए। श्रीलेश जी, बहुत बहुत आभार और अभिनंदन इंटैक्ट प्रयागराज चैप्टर की ओर से। बहुत बहुत आभार। जी, आज का जो विषय है वो कविता की ज़बानी। तो हम आज चर्चा करेंगे कि कविताएं क्या कहती और किस तरीके से कविता जो है हमें इतिहास, गुजरे जमाने से भी कनेक्ट करती है और वर्तमान से की तो बातें करती ही इन कविताएं, और साथ ही साथ फ्यूचर के बारे में भी, यानी कि भविष्य के बारे में भी हमें संकेत देती है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। आप जन कवि कैलाश गौतम जी के सुपुत्र हैं और उनकी ही तरह बहुत अच्छी और धार कविताएं लिखते हैं। उनकी कुछ कविताएं मैंने भी पढ़ी हैं जो जन कवि कैलाश गौतम समग्र में थी, और उस कविता में एक कविता जो काफी चर्चित है, जिसको बहुत सारे लोगों ने सराहा है और हमारी युवा पीढ़ी में भी काफी लोग उस कविता की चर्चा करते हैं, वो है अमासा का मेला। इस कविता में जो उन्होंने कहा है कि किस तरीके से लोग अमावस्या के मेले के लिए जाते हैं। मेला हमारे संगम तट पे भी लगता है और कुछ वैसे ही दृश्य हमें संगम पे भी नजर आता है जो उन्होंने उस कविता में जिक्र किया था। तो मेरा सबसे सर्वप्रथम सवाल आपसे यही है, प्रश्न आपसे यही है कि उस कविता को किस उससे उन्होंने लिखा था और क्या दर्शाती है वो कविता, उस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। अमावस्या का मेला। बहुत बहुत आभार प्रिय पल्लवी जी, पूरे इंटैक्ट चैप्टर को बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। आज बात हो रही है पिता जन कवि कैलाश गौतम जी की, और जैसा कि आपने उस कविता विशेष की बात की, उस रचना विशेष की बात की जिसका नाम ही अमावस्या का मेला है, और आपने कविता और इतिहास को लेकर के बात की और कविता की जबान क्या हो, तो देखिए कविता तो स्वयं इतिहास रचती है। जी। कविता अपने आप में इतिहास रचती है, और कविता की सबसे बड़ी बात है कि कविता इतिहास को भी जहन में रखती है, वर्तमान को जीती है, प्रश्न खड़े करती है, हल भी देती है, और भविष्य की ओर पूरी उसकी निगाहें रहती हैं। यानी कविता अपने साथ तीनों काल लेकर के चलने वाली होती है। इसीलिए कई कविताएं कालजयी होती हैं, काल से परे। अमावस्या का मेला भी काल से परे है, इसलिए काल से परे है। कालजयी कविता है। पहली जी बिल्कुल, कालजयी कविता इसलिए है कि एक तो बहुत आम फ़हम ज़बान है, बहुत सादी ज़बान में कही गई है, गाँव-जवार की भाषा है, और जिस तरह से हम लोगों का मूल बनारस रहा, आज जो है वो चंदौली ज़िला कहलाता है, लेकिन तब बनारस ही था जब पिताजी का जन्म हुआ। तो बनारसी बोली, उसमें भोजपुरी का ब्लेंड, फिर इलाहाबाद आना हुआ, जहाँ पे कि एक उसकी अलग अपनी ज़बान है इलाहाबाद की, पर अवधी की भी तमाम ऐसे शब्द हैं जो इसमें समावेश आप उसको उनका मिलेगा। अमावस्या का मेला ये 89 में लिखी गई थी, और एक एक वरिष्ठ कवि हैं, और वो भी रेडियो में अधिकारी रहे, कलाकार रहे विभागी पिताजी की तरह, डॉक्टर हरिराम द्विवेदी जी। उनका भी आना हुआ था, हम लोग छोटे थे उसमें की याद है, और इसकी पहली श्रोता लेकिन अम्मा हमारी रहीं। अम्मा जी अभी हैं, और पापा ये था कि कैलाश जी पहली जो कुछ भी लिखते थे तो अम्मा को ही सुनाते थे कि तू हमार पहली श्रोता हुआ, अगर तू श्रोता बन के काट देलू तो एक ही है रोक दे, और तू ओके कह देलू तो आगे बढ़ जा। ये होती थी अमावस्या का मेला। पल्लवी देखें, आपने तो आप तो खैर बराबर आप जो कल्चरल हेरिटेज को लेकर के आप एक आपकी सोच भी है, आप लोग काम भी कर रहे हैं। अमावस्या का मेला बेसिकली हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है।
हमारा हमारे लोकाचार का प्रतिनिधित्व करता है और जो हम जिस लोक रंग की बात करते हैं, उसकी उसका प्रतिनिधित्व अमावस्या का मेला कविता करती है। जी। आज अगर आप इस इलाहाबाद, प्रयागराज इसकी अगर किसी भी मौलिक पहली पहचान पूछेंगे तो सबसे पहले किसी की ज़बान पर आता है तो कुंभ या माघ मेला। आप जी। सभी जानते हैं कि माघ मतलब वही माघ मास में 1 माह का होता है यह मेला और सबसे प्रमुख स्नान पर्व होता है अमावस्या के दिन, अमावस्या जिसे कहते हैं। ये भोजपुरी में अमावस्या शब्द है। तो उसी को आधार बना के चूँकि पिताजी लंबे समय तक कवर करते रहे रेडियो में रहने के साथ-साथ एक कवि के तौर पर और देश भर के अगर आप देखें तो मेले और ठेलों का एक मिजाज होता है। वही उन्होंने अमावस्या का मेला में भी देखा इसी प्रयागराज की धरती पर, इलाहाबाद की धरती पर जो कुंभ और प्रत्येक वर्ष माघ मेला होता रहा। कुंभ तो 12 सालों के और अर्ध कुंभ 6 वर्षों के। तो उस मेले के माध्यम से उन्होंने उस समय का चित्रण किया है। इसीलिए कविता मैं कह रहा हूँ ना कविता अपने समय का इतिहास होती है। आप देखें बिल्कुल। जैसा कि कैलाश गौतम समग्र है जो 3 भागों में है कि ई भक्ति के रंग में रंगल गाँव देखा, धर्म में करम में सनल गाँव देखा, अगल में बगल में सगल गाँव देखा, अमावस्या नहाए चलल गाँव देखा। देखा। तो वाह, एक वाह! आपको एक दृश्य हाँ, हाँ, एक आपके सामने दृश्य उभर रहा है। अच्छा एक चीज़ और बताएँ आज स्मृति शेष हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और कवि आलोचक अपने समय के डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने विशेष तौर पर इस कविता के लिए चित्र भी बनाए थे। ये तो आप अरे समग्र वाह! में देख रही हैं जो 3 भागों में लोक भारती से प्रकाशित है जी। मेरे संपादन में, लेकिन ये पहले हाँ, ये पहले 3/4 आनर में छप चुकी थी इंडिपेंडेंट मतलब उस पुस्तक के तौर पर। तो अब ये देखें कि ई भक्ति के रंग में रंगल गाँव देखा अगल में बगल में सगल गाँव देखा, अमावस्या नहाए चलल गाँव देखा, धर्म में करम में सनल गाँव देखा। आज भी आप पल्लवी जब आप जाती होंगी तो देख रही होंगी कि कहीं खान-पान हो रहा है, भंडारा हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, लीला हो रही है। ये सब जी। बेसिकली क्या है, ये हमारी लोक संस्कृति और हमारे लोक जीवन का पक्ष है। और उस रेती के किनारे इतने लोग जो आते हैं, वो किसके सहारे आते हैं? ईश्वर के सहारे। अच्छा कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं है इन सब चीज़ों का। अमावस्या जी। का मेला या माघ मेले का कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं है, लेकिन ये आस्था है, एक विश्वास है। और जी। उस परंपरा का निर्वाह है जो श्री परंपरा के तौर पे कहलाती है, जो हमारे भीतर रची-बसी है। तो उसको किस तरह से कैलाश जी जीते हुए लिखते हैं कि एहू हाथे झोरा, ओहू हाथे झोरा, कान्ही पे बोरी, कपारे पे बोरा, कमरी में केहू, रजाई में केहू, कथरी में केहू, दुलाई में केहू, आजी रंगावत हईन गोड़ देखा, हँसत हउवन बब्बा तनी जेव देखा। अब उस उम्र में ये जो एक मस्ती है और ये जो आनंद है आजी रंगावत हईन गोड़ देखा, हँसत हउवन बब्बा तनी जोड़ देखा। तो ये जो एक नेह और उस मीठे रिश्ते को जिस तरह से वहाँ पे रख रहे हैं, ये आपको मेले में दिखेगा। कैसे उस समय लोग बिल्कुल। आलता, लाली ये सारी चीज़ें लगाते थे। तो ये लोक रंग की ये भी बड़ी अलग छटा होती है और उसमें ये है कि घूंघटवे से पूछे पतोहिया कि अइया गठरिया की अब का रखाई बतैया और क्या रखा जाएगा? बहू पूछ रही, एहर हउवे, लुग्गा ओहर हउवे, पूड़ी रामायण के लग्गे हो मड़ुआ का ढूढ़ी, रामायण के लग्गे, अचाऊ रचिउरा किनारे के ओरी और नयका चपलवा अचारे की ओरी। तो न नए चप्पल का देखिए आज भी कई बार होता है, आपने भी देखा होगा कि जब एकदम चप्पल नई होती थी तो बल्कि में पानी या कीचड़ देख के लोग उसको हाथ में ले लेते कि चप्पलवा जी, गंदा ना जी। हो जाए। ये उसी तरह है पल्लवी, जैसे बचपन में कई बार होता था कि कई बार नए कपड़े इसलिए नहीं पहने जाते थे कि पहन लेंगे तो पुराना हो जाएगा और अंततः वो छोटा हो जाता था। तो बिल्कुल। ऐसी स्थितियाँ भी बल्कि आई। तो सहेज के रखी जाती थी नई चीज़ें। बहुत और हाँ, बहुत सहेज के रखी जाती थी और फिर इसमें एक दृश्य है, मैं पूरी कविता नहीं पढ़ूँगा बस इशारा दूँगा मचल हुए, हल्ला चढ़ावा उतारा, खचाखच भरल रेलगाड़ी निहारा, एहर गुर्री गुर्रा ओहर लोली लोला, बिच्चे में हउआ सराफत से बोला, चपायल केहू दबायल केहू घंटन से ऊपर टंगायल केहू। वाह! तो अगर आपने उस समय कितना रेलवे सजीव चित्रण किया है, जी बहुत हाँ, एक सजीव। बिल्कुल पिक्टोरल बिल्कुल पिक्चर घूम रही है। अगर किसी ने वो बिल्कुल। देखा हो कि उस समय की भीड़ भाई रिज़र्वेशन का तो चक्कर था नहीं, तो कैसे बिल्कुल। गुस्सा और एकदम धक्का-मुक्की चल रही है और कैसे कोई जो गया है तो बिल्कुल एकदम टगाए गया है जिसे कहा जाता है। मतलब ही इज़ इन द एयर और मतलब एकदम मर्सी पे है जिन लोगों के भीड़ के जिनमें वो और उसी में लोग गुस्सा हो रहे हैं और इसमें देखिए किस तरह से प्रयोग किया कि केहू फनफनात हुए कीड़ा के नियर। कीड़ा माने साँप, सब लोग समझते हैं जी, उस जी। बात को। तो ये एक दृश्य है कि अभी ये मेला जा रहा है।
ये प्रयागराज की और इलाहाबाद की ओर बढ़ रहा है, अमावस्या के स्नान के लिए जा रहा है। अब फिर उसमें ये है कि लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ये हुए। फिर मेले का दृश्य आते हैं, जिसमें कि जेहर देखा ओहर बढ़त हुए मेला और सरगे का सीढ़ी चढ़त हुए मेला। देखिए क्या बात है, ये क्या है, एक मोक्ष, एक आनंद और एक आस्था की बिल्कुल। कामना के ही तो साकार है। तो सरगे की सीढ़ी ये उसी तरह है, जैसे हम मन में सोचते हैं कि अगर आज गंगा मैया में 2 डुबकी मार लें या इस मंदिर के दर्शन कर लें या उनसे भेंट हो जाए, हो मोक्ष जाए की लगत प्राप्ति। हाँ, प्राप्ति हो जाएगी। तो सरगे का सीढ़ी चढ़त हुए मिला और बड़ी हुए सांसत न कहले कहाला, मुड़े मुड़ सगरो न गिनले गिनाला। ये मुड़े मुड़ एक बिंब है, एक प्रतीक है। आपने देखा होगा अमावस्या के स्नान के दिन, क्या कोई गिन सकता है क्या? अब जो आंकड़े दे रहे हैं मुझे नहीं पता, वो तो ठीक है, उनके अपने हो सकते हैं। लेकिन सर ही सर हैं, सर ही। अच्छा, ये सारे सर आस्था की डुबकी वाले सर हैं। जी। ये सर जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये आस्था की डुबकी वाले सर हैं। तो इसी भी अच्छा, यही भीड़ में संत गिरहस्त देखा, सबे अपने-अपने में हौ व्यस्त देखा। टाई में केहू, टोपी में केहू, झूसी में केहू, लोपी में केहू, अखाड़न क संगत रंगति देखा, बिछल हो हजारन क पंगति देखा। आपने देखा होगा हजारों लोग खा पी रहे हैं। तो इस मेले में ईश्वर कर रहा है। आप देखिए, तमाम लोग हैं, दानी प्राणी लोग हैं, उदार लोग हैं, दान धर्म दया करने आए हैं, पंगत बिछी है, बिल्कुल। लोग खा रहे हैं। तो होता है ना कि मेरा राम की कृपा से सब काम चल रहा है जैसी भावना, तो ईश्वर कर रहा है। तो आपको बहुत सारे रंग देखेंगे, कहीं गोष्ठी हो, कहीं पर भजन हो, कहीं रामलीला, कहीं प्रवचन हो, है ना? केहू बुढ़िया माई के कोरा उठावे, अतिर बेनी मैया में गोता लगावे, कलब बास में घर का चिंता लगल हो, कटल धान खरिहाने वैसे पड़ल हो। अब देखिए, वाह! यही कैलाश जी बहुत तेजी से छू जाते हैं पिताजी, जब वो बिल्कुल। सारी बातें करते हुए भी जीवन से कटते नहीं हैं। आप दुनिया के किसी मेले में हो या कहीं हो, आप जीवन से कट ऑफ होके नहीं रह सकते। आप यहाँ पर भी आए हैं धर्म कर्म की आस्था की नगरी में, लेकिन वो एक कहीं जी। न कहीं चिंता की कट्टल धान खरिहाने वैसे पड़ल हो। अब आग लग जाए, पानी बरस जाए, कुछ हो जाए, तो एक जो किसान है, एक जो आम आदमी है, उसका दर्द है यहाँ पर। बाकी सब ठीक बिल्कुल। है, लेकिन वो हुँ। चिंता उसको वहाँ तक खींच रही। फिर वो इसी में देखिए ज़रूर इस आस्था की वजह से आया है डुबकी लगाने के लिए, लेकिन चिंताएँ उसके मन में भी हैं कि धान हाँ, कट के पड़ा है, उसका क्या होगा? क्या देखिए कर्म प्रधान देश है। भगवान श्री जी। कृष्ण भी यही कह गए हैं, महात्मा गांधी भी यही कह गए। तो वो जो हमारा जो कर्म है एक्चुअली हमारे यहाँ धर्म का अर्थ ही कर्म है। धर्मो रक्षति रक्षितः जब हम चलते हैं तो इट इज़ द ड्यूटी व्हिच इज़ मतलब ड्यूटी ही धर्म है। जैसे कहते हैं कि तुम्हारा ये धर्म था। भाई तुमने किसी को ऐसे देखा कोई गिर गया था तो उठाना उस समय धर्म था। धर्म को इस तरह से ड्यूटी की तरह लिया जाता है। अच्छा इसी जी। में क्या है कि ये भी एक देखिए एक दृश्य है कि कितने मतलब देखिए जब इस ग्रामीण संवेदना और उसके उस मतलब उस प्रेम को और उस रिश्ते को अभिव्यक्त करने के लिए कैलाश जी किस तरह से पिताजी जाते हैं कि गुलब्बन का दुल्हिन चले धीरे-धीरे, भरल नाव जैसे नदी तीरे-तीरे। अब धीरे-धीरे। भरल नाव का बिंब आप समझ सकती हैं किसी स्त्री के लिए क्या संदर्भ है। जी, भरल बिल्कुल, नाव बिल्कुल। जैसे, है ना? मतलब कि किसी नए मेहमान के आगमन की एक सूचना है, शुभ सूचना कि बिल्कुल। गुलब्बन का दुल्हिन चले धीरे-धीरे, भरल नाव जैसे नदी तीरे-तीरे, सजल देह जैसे हो गौने का डोली, हँसी हो बताशा सहद हउवे बोली, अब देखे ली ठोकर, बचावे ली धक्का, मने मन छुहारा, मने मन मुनक्का। अब आप वाह, इसको वाह! सोचिए क्या बात है! उसके प्रति जो उनका एक फर्ज़ है, उसकी सुरक्षा के प्रति मतलब कितना बच संभल के चल रही है, लेकिन आस्था की आई भी है ना? आई फिर है, देखिए कि बिल्कुल। हाँ, फुटेहला नियर मुस्किया मुस्किया के निहारे नी मेला चिया के मेला भी देख रही, सबे देवी देवता मनावत चले नी नरियर पे नरियर चढ़ावत चली होता है ना कि चली गई। मानता है कि जो मेहमान आ रहा स्वस्थ हो भगवान सब अच्छा करे, नारियल चढ़ा दो, फूल माला चढ़ा दो। अब देखिए किनारे से देखें, इशारे से बोलें, कहीं गाँठ जोड़े, कहीं गाँठ खोलें, बड़े मन से मंदिर में दर्शन करें ली और दूधे से शिव जी का अर्घा भरे ली, चढ़ावे चढ़ावा और गोठे शिवाला, छुअल चाहे पिंडी लटक नहीं जाला। अब ये वाह, वाह! ये देखिए, ये होता है जिस शालीनता की बात होती है, जिस साहित्य की बात होती है और जिस साहित्य के लोक पक्ष लोक रंजन की बात होती है वो यहाँ है। छुअल चाहे पिंडी लटक नहीं जाला। इस तरह से कविता कही जाती है। इस तरह से शब्द कहे जाते हैं। तब जाके मौसा का मेला जैसे कालजयी कविता होती है और इसी में होता क्या है, पहले तो फ़िल्मों में आपने देखा था कि अक्सर दिखा देते कि कुंभ के मेले में लोग भ भटक गए और उसी में मिलते भी थे सब कुछ करके। हाँ, तो यहाँ बिल्कुल। पर भी
एक दृश्य है कि बहुत दिन पे चंपा चमेली बेटैनी है, बचपन का दुन्नो सहेली बेटैनी, ई आपन सुनावे उ आपन सुनावे, दोनों आपन गहना गधेला गिनावे। भाई होता है ना गहना गधेला यानी हाँ। बच्चे और गहना होता है बहुत सालों बाद जब सहेलियां मिल रही तो क्या होता है? अच्छा तुमने क्या हुआ भैया कहाँ? अरे मेरा तो आज के दौर में तो भाई बात अलग है, उस दौर में ये था कि हम ई कमरबंद हम हमके बनौना तो ई जोड़ा बनौना, हार बनौना, अंगूठी देखा, बिल्कुल। हमरे 2-4 लइका हुआ ई उ। तो ये सारी बातें दोनों वाह! सहेली कर रही हैं। लेकिन होता क्या है कि अशोका बनौलू, अशोका गढ़ौलू, तू जीजा का फोटो ना अब तक पठौलू। तब तो व्हाट्सएप नहीं था, तब तो वही फोटो चलता है कि भाई सखी मिली है, सहेली मिली तो शिकायत कर रही है मीठी कि बताओ तुम तब से कही थी कि जीजा की फोटो भेजोगी क्या? अभी तो तुमने भेजा नहीं। फिर देखिए कि न ई उन्हें रोके, न ऊ उन्हें टोके, दोनों अपने दुल्हा का तारीफ झोंके। भाई सब लोग वाह, अपने वाह! भले घर में लड़ाई हो रही हो लेकिन एक-दूसरे के सामने देखिए बहुत सहजता से क्यों बहुत अमावस्या का सहजता, मेला बहुत एक पारिवारिक सरलता और बहुत हाँ, सुंदरता से। सुंदरता से एक कनेक्ट क्यों बनाता है? क्यों ऐसा लगता है कि मेरी कहानी है। सीमाब जी, अकबराबादी याद आते हैं कि कहानी मेरी रुदा दे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्ताँ मालूम होती है। तो ये वही एक कनेक्ट है कि अरे ये तो मेरी ही बात कह गए। तो दोनों अपने दुल्हा का तारीफ झोंके, फिर देखिए कहती हमें अपने सासू का पुत्री तू जाना, हमें ससुर जी का पगड़ी तू जाना, शहरियों में पक्की, देहातियों में पक्की, चलत हुए टेम्पो, चलत हुए चक्की। यही उस समय थी। ऐश्वर्य और विलासिता यही मान ली जाती थी कि भाई बहुत धन-धान्य जी, से भरपूर है। टेम्पो मतलब एक कहावत मुहावरे में चलता था, अरे भैया उनका टेम्पो चक्की चलत है कुल बड़ा एकदम शहरियों में पक्की, देहातियों में पक्की, हर जगह फल-फूल रहे हैं, मकान घर बन रहा है और मने मन जरे या गड़े लगनी दोनों। कितनी देर तक होता? मने मन जरे या गड़े लगनी दोनों, भयल तू मैं लड़ाई लगनी दोनों। भयल तू मैं लड़ाई लगनी दोनों और साधु छोड़ावे, सिपाही छोड़ावे और हलवाई जैसे कराही छोड़ावे। अब ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये जो लोक अभिव्यक्ति है, लोक का रंग, देखिए वो जी, यहाँ पर पिता कैलाश गौतम जी ऑब्जर्व कर रहे हैं। पूरी ऑब्जर्वेंस की जी, पोएट्री है कि उस मेले में क्या-क्या रीड कर रहे हैं। वो अपने से कुछ नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने अपने से कुछ नहीं डाला, वो जो देख रहे हैं, उसको एक पूरा दृश्य बना के अपने शब्द एक शब्द दृश्य आपके सामने रख रहे हैं। फिर इसी तरह चलती है कि पता है मैंने ये चीज़ें और दुशाला मुलावे और आखिरी आते-आते देखिए ये होता है कि जो घर का जो मुखिया होता है जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है, जो सबको लेकर के आया होता है, उसके साथ क्या होता है कि जब चलते-चलते ये होता है कि "हिडोला जब आयल मचल गईनी भौजी" उनके साथ थी देखता डरामा उछल गईनी भौजी, अब भैया बेचारू जोड़त हउवे खर्चा भुलौले न भूले पकौड़ी क मरचा, बिहाने कचहरी क चिंता बहिनिया क गौना मसहरी क चिंता, फटल हउवे कुर्ता, टूटल हउवे जूता, खलित्ता में खाली किराया क बूता, तबो पीछे-पीछे चलत जात हउआ, गदोरी में सुरती मलत जात हउआ। तो वाह, ये वाह! एक आम आदमी की बात की ये सारी चीज़ें हैं, उसका धर्म के प्रति उसकी वही आस्था है, बिल्कुल, उसकी सामाजिकता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, लेकिन उसके साथ-साथ वो कर्म बोध से बंधा हुआ है। जी, बहन का गौना भी करना है, कचहरी करना भी है, जाना है, ये राइट, सारा काम है। जी, तो अमावस्या का मेला जिस तरह से इस मेले में जो एक भारतीय जनमानस है और जो एक उसका लोक पक्ष है, उसको इतनी सहजता से रखा गया शायद इसीलिए मुझे लगता है कि ये म विश्व विख्यात कविता है और कैलाश जी की एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल, अमावस्या का मेला और ज़ाहिर-सी बात है, ये जब तक दुनिया है ये मेला चलेगा और ये वाली चर्चा चलेगा। चलेगी। बिल्कुल, आपने सही बात कही जब भी करीबन 2-3 साल से तो मैंने भी ये देखा है, जब भी माघ मेला लगता है, अचानक से व्हाट्सएप पे ये कविता सर्कुलेट होने लगती है और हम सबको सुनना अच्छा हाँ, लगता है, क्योंकि हम उस भाषा से अ, कनेक्ट कर पाते हैं। हम लोग भी पूर्वी क्षेत्र के हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं और वो बनारसी में लिखी गई है। कितनी मीठी बोली है, कितनी सुंदर भाषा है और कितना सजीव चित्रण किया है। मैं ये कहूँगी शैलेश जी, आप कविता पढ़ रहे थे, उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ रहे थे और व्याख्या कर रहे थे और मैं मन ही मन पूरी चीज़ को उस चीज़ को विजुअलाइज़ कर रही थी कि वाक़ई में जो उन्होंने देखा, वैसे ही उन्होंने उसे लिखा। अब समय के साथ-साथ चीज़ें बदल भी गई हैं। अब आधुनिकता आ गई है, मॉडर्नाइज़ेशन आ गया है। क्या सहेलियाँ अभी भी वही बातें करेंगी जो उस कविता में दर्शाया गया है? क्या लोग वैसे ही फटे-हाल आएँगे? समय बदल रहा है। क्या लगता है, उस समय और आपके समय में वर्तमान जो समय है क्या बदलाव आए हैं?
ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ है? मैं बताता हूँ। देखिए ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी बुनियाद क्या है। कैलाश गौतम जी पिताजी की बुनियाद उनकी संरचना उस ग्रामीण परिवेश में हुई थी। जी, उन्होंने अपने जी। ज़िंदगी के कह सकते हैं कि शुरू के 20 साल तो उन्होंने उस गाँव में ही बिताया था। तो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी, अपनी मिट्टी अपने साथ लेकर के चलता है। ऐसा बिल्कुल। नहीं था कि उसमें शहरी जनमानस नहीं था। शहरी जनमानस का भी ज़िक्र है, जब जब शाल स्वेटर, दोसाला मुलारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो लोक पक्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे शहर के लोग हैं, इससे आप इत्तेफ़ाक आप भी रखेंगे। आस्था में और संकल्प में हमारे आपकी कमी नहीं है, लेकिन अगर जो जैसे हम यहीं के हैं या कुछ और शहरों के, तो यूजुअली होता है उसको एक आदमी थोड़ा घूमने-फिरने और एक तरह से आनंद लेने के मन से जाता बिल्कुल। है ना? गाँव का व्यक्ति पल्लवी जी, आप देखिए कुंभ में, अर्ध कुंभ में और जब ये तमाम तरह के प्रतिबंध होते हैं, वो लोग 5-5, 10-10 किलोमीटर एक बार में पैदल भी चलते पैदल हैं और चल शिकन नहीं होती, खुश रहते हैं। तो जब बदला है समय, आज भी बदला है, नो डाउट। लेकिन अंतर स्पष्ट आपको कर दूँ कि मैं किसी वो नहीं, आक्षेपीकरण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शहर के लोग स्नान पर्वों के दिन को बचा करके जाना चाहते हैं। लेकिन उसमें जो मूल भावना जिनकी जुड़ी है, वो वही गाँव है। तो इसलिए चूँकि उसी चेतना से आते हैं, उसी ग्रामीण चेतना और ग्रामीण सरोकार से पिता कैलाश जी आते हैं, तो इसलिए उनकी दृष्टि पड़ी है। देखिए कवि को कई बार इस तरह से बहुत ही इंडिपेंडेंट होकर के चलना पड़ता है, इम्पार्शियल तो होना ही चाहिए कवि को। इसमें कहीं बिल्कुल। भी कैलाश जी का अपना इंट्रूजन नहीं है। जो देखी सो लिखी वाली स्थिति है। जी, जी। आप है ना? अब आज भी ऐसा नहीं है। अब आज भी है, लेकिन अब बदल गया। अब जैसे आपको याद होगा, अब फूड कोर्ट्स होते हैं। इसको बुरा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी, हम भी जाते हैं तो हम लोग भी फूड कोर्ट ढूँढते हैं। हम लोग गए भी थे पिछले साल, अलग-अलग टाइप गए होंगे। फूड कोर्ट्स आदमी ढूँढ रहा है। पता चला कि इस इलाहाबाद में अगर आपको याद हो तो 5 सितारा टाइप के टेंट की भी व्यवस्था रही। तो अब उसको बिल्कुल। पर्यटन की दृष्टि से उसको किया जा रहा है। पर उस समय पर्यटन बुरा नहीं है, लेकिन उस समय इसका मर्म और अर्थ दूसरा था। लेकिन जी। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। बदलाव आज आया उसको है। पर्यटन हाँ, आज उसको पर्यटन के तौर पे भी ले रहे हैं, तो ठीक है, जिसकी पेइंग कैपेसिटी है उनको भी आना चाहिए, अगर उनसे 4 पैसा मिले तो आगे बढ़े। लेकिन आज भी विश्वास करिए, कुंभ को अगर जाना जाएगा, तो ऐसे ही मेलहरूओं से जाना जाएगा, नीला। ऐसे ही आस्थावान लोगों से जाना जाएगा, जिन्होंने उसके उस स्वरूप को बचा रखा। देखिए 5 स्टार टेंट में आप कुंभ के उस आस्था को, उस दर्शन को, ठीक है वो ना? नहीं उस भावना महसूस को कर आप पाए। हाँ, आप नहीं महसूस कर पाएँगे। तो ये बस यही अंतर है, बाकी तो और क्या है, सहेलियाँ तो तो आज भी मिलती अगर हैं। यदि आपको वैसी कोई कविता अमावस्या का मेला की तरह कविता लिखनी होती, तो क्या चेंजेस रहते, क्या डिफरेंस रहता कैलाश जी की कविता में और आपकी कविता में? अरे! आपने तो मैं क्या कहूँ, जैसे आपने तो मतलब मेरे मन की बात कह दी, हालाँकि मैं तो स संकोच में था कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जो चीज़ पिताजी ने लिख दी उसके बाद मैं क्या लिखूँ। लेकिन 2013 के कुंभ में अमर उजाला ने मेरी ये कविता छापी थी और मैंने बड़े सहज शब्दों में मैं फिर कह दूँ कि अमावस्या का मेला बिल्कुल वो कालजयी है। लेकिन हाँ जी, फिर वही कह रहा हूँ, अब बिल्कुल। जैसे हम आज के हैं, तो हमने भी कई चीज़ देखी है, क्योंकि हमारा जन्म शहर में हुआ। मैं भी ग्रामीण चेतना से जुड़ा हूँ, क्योंकि बचपन से ही गाँव जाना बराबर रहा सब कुछ। लेकिन मैं कैलाश जी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जन्म हुआ और कम से कम 20-22 साल उन्होंने वहीं मतलब गाँव को ही जिया है। तो जो वो जिया है। जीते थे, हमारे उनके जीने में अंतर है। लेकिन अब आपने कहा तो एक 2 मिनट की छोटी-सी कविता, और वो ज़रूरी बिल्कुल। भी है, एक नया पक्ष भी आना चाहिए। अवश्य, मेरी इस क अवश्य। मेरी ये कविता है मेरे काव्य संग्रह आदम कद बौने से, और इसका शीर्षक ये है महाकुंभ की। अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। अजर वाह! हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा, ये लाखों करोड़ों का घर हो गया है। अजर वाह! हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा, ये लाखों करोड़ों का लाखों करोड़ों का घर हो गया है। न कोई निमंत्रण, न चिट्ठी, न पाती है, चारों दिशाओं से पर भीड़ आती। न कोई निमंत्रण, न वाह! चिट्ठी, न पाती है, चारों दिशाओं से पर भीड़ आती। लिए आस मन में ये संगम नहाए, मिले पुण्य दुख और दरिद्र भगाएं। लिए आस वाह! मन में ये संगम नहाए, मिले पुण्य दुख और दरिद्र भगाए। और देखे कि अखाड़ों की सज धज लिए पेशवाई, अक्सर ये सारी चीजें चर्चा में होती बिल्कुल है पेशवाई। है ना? हाँ, अखाड़ों की सज धज लिए पेशवाई, महाकुंभ की जिसने रौनक बढ़ाई। अखाड़ों की सज धज लिए पेशवाई, महाकुंभ की जिसने रौनक बढ़ाई।
नागाओं का संयम ये उल्लास देखो, है रेती पे रमता कलपवास देखो। नागाओं का ये संयम उल्लास देखो, है रेती पे रमता कलपवास देखो। और कई चीजें और है कि दुकानों पे रौनक सुबह शाम भाई, लोकोपयोगी चीजें खिलौने मिठाई, छू ले जो अंबर, छू ले जो अंबर वो झंडे मिलेंगे। विशिष्ट पहचान बता रहा हूं पल्लवी जी, छू ले जो अंबर वो झंडे मिलेंगे, बही संग पुश्तैनी पंडे मिलेंगे। वाह वाह वाह। छू ले जो अंबर वो डंडे मिलेंगे, बही संग पुश्तैनी पंडे मिलेंगे। भजन हो रहा, कीर्तन हो रहा है, हवन हो रहा, जागरण हो रहा है, लीलाओं प्रवचन का है दौर जारी, है भंडारों पर टूटती भीड़ भारी, है भंड, इसीलिए मैं कहता हूं कि क्राउड मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अपना ये कुंभ। है भंडारों पर टूटती भीड़ भारी, तमाशा गजब का है, संगीत भी है, नौटंकी नाटक गजल गीत भी है। तमाशा गजब का है, संगीत भी है, नौटंकी नाटक गजल गीत भी है। उमंगों में डूबी सनी, एक इशारा दे रहा हूं, उमंगों में डूबी सनी रीत भी है, कि आंखों में पलती हुई प्रीत भी है। कि आंखों में पलती नई प्रीत भी है। और लास्ट से देखें कि जो जिस पिताजी जय कैलाश गौतम जी कहते हैं ना कि मुड़े मूड सगरो न गिनले किनाला, मतलब सो मैनी हर्ट्स आप काउंट नहीं करते, अनकाउंटेड है ना। तो उसी पे देखिए कि मैं कहना चाहता हूं कि सिरों को नहीं भाव सागर को देखो, धरा पावनी पीयूष गागर को देखो। अमृत घट, इसीलिए ना बूंदे गिरी थी तो कुंभ होता है। तो है सिरों को नहीं भाव सागर को देखो, धरा पावनी पीयूष गागर को देखो, किसी लोक में ऐसा रेला न होगा, किसी लोक में ऐसा रेला न होगा, महाकुंभ ये माघ मेला न होगा, महाकुंभ ये माघ मेला न होगा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना आपने भी कितना सजीव चित्रण किया है। आपकी भी कविता एक मैसेज दे रही है, लोगों को कनेक्ट कर रही है कि जरूर वो लोक भाषा नहीं है, आपने खड़ी बोली में उसे लिखा है, पर बहुत सारी चीजें आपने भी अपनी कविता के माध्यम से दर्शकों को बताया है कि क्या भव्यता है हमारे महाकुंभ की या माघ मेले की। तो श्री जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं क्योंकि हमारा कुंभ या अमावस्या का मेला या आपकी जो कविता है कुंभ मेले पे, सब कुछ गंगा के किनारे हुआ है। पावनी गंगा मोक्षदायिनी होती है। ये मेले इसीलिए लगते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, मोक्ष की प्राप्ति, अपना बहुत आस्था होता है लोगों में, बहुत विश्वास होता है, और दूर दूर से लोग आते हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए। कहा जाता है गंगा त्वा दर्शनात् मुक्ति, तुम्हारे दर्शन से ही मुक्ति प्राप्त होगी। गंगा कई समय, बहुत सालों से गंगा प्रदूषित हो गई, गंगा पोल्यूटेड है, गंगा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल बहुत सारी योजनाएं सरकार ने भी बनाई, और लोग, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सरकारें रिपोर्ट भी देती हैं कि फला फला देश से मशीनें आई हैं और ये होगा और वो होगा और गंगा की सफाई होगी, लेकिन पोल्यूशन लेवल, प्रदूषण गंगा का वैसे ही बढ़ता चला जा रहा है। इस महामारी के दौर में जब लॉकडाउन लगा था तो गंगा पहली बार इतने वर्षों में उनका जल साफ हुआ था, क्योंकि प्रदूषण नहीं था। मुझे याद है कैलाश गौतम, जनकवि कैलाश गौतम की एक कविता गंगा के ऊपर भी है, जिसमें जिस कविता का शीर्षक है गूंगी गंगा, और उन्होंने उस कविता में गंगा की बदहवासी के बारे में लिखा है। तो उस कविता को मैंने पढ़ा और मैं बिल्कुल सोचने लगी कि जो भागीरथ ने कितनी तपस्या की थी गंगा को लाने के लिए, शिव जी ने आशीर्वाद दिया, तब गंगा आई, और किस तरीके से गंगा यहाँ धरती पे आई, हम सबको उन्होंने यहाँ पे बही, और उनकी वजह से हमें कितनी वी आर पायस हैं, वो पवित्र हैं वो, एंड शी इज बीन फ्लोइंग सिंस एजेस। पर पोल्यूशन लेवल उनका बढ़ता जा रहा है, हमारी उदासीनता है, हम चिंता नहीं कर रहे हैं, गंगा बदहवास होती जा रही है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। और वो कविता बहुत सुंदर है, मैंने पढ़ी, मेरे को इट वाज हार्ट टचिंग। मैं बहुत सोचती रही कि
कवि ने कितना सजीव चित्रण गंगा की बदहवासी का किया है। तो मैं चाहूंगी गूंगी गंगा जो कैलाश गौतम जी की जी, जी। कविता है, उस पे भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी जो है 85-86 के आस-पास की कविता है और जी, कवि युग दृष्टा होता है। तो उसी समय जब पिताजी ने गाँव गया था, गाँव से भागा लिखी थी और गंगा ये सारी चीज़ें। गंगा को लेकर के देखिए मैं फिर कहना चाहूँगा कि सच में बातें बहुत हुई और हम लोगों ने भी काफ़ी लिखा। मैंने भी खड़ी बोली में, भोजपुरी में भी बहुत लिखा सब कुछ और गंगा की इसी स्थिति को लेकर के। पिताजी ने आज से करीब 34-35 वर्ष पहले लिखा था ये गूंगी गंगा कविता। उनकी कविता पे आने से पहले मैं मेरे अपने एक शेर से जोड़ना चाहूँगा क्योंकि ये बात वही है जो पूरा उधर से हो कर के आई है। मेरी शेर है, मेरी कविता है, उसका एक अंश है कि अपना दुःख किससे कहे, किसको सुनाए गंगा। अपना दुःख किससे कहे, किसको सुनाए गंगा, इतनी मैली है कहाँ जाके नहाए गंगा। वाह, वाह, वाह! इतनी मैली है तो कहाँ जाके नहाए गंगा। तो जब हम इस पे आते हैं गूंगी गंगा पे, तो ये उस समय की कविता और लिखते हैं कि गंगा की बात क्या करूँ गंगा उदास है, वह जूझ रही खुद से और बदहवास है, न अब वो रंग रूप है, न वो मिठास है, गंगा जली को जल नहीं गंगा के पास है, दौड़ा रहे हैं लोग इसे खेत-खेत में, बंधुओं के जाल में, कहीं नहरों के जाल में, सिर पीट-पीट रो रही शहरों के सिर पीट-पीट रो रही शहरों के जाल में, नाले सता रहे हैं, पनाले सता रहे, खा-खा के पान थूकने वाले सता रहे, कुल्हड़ बड़े हैं, चाय के पत्ते हैं चाट के, आखिर कहाँ ये जाएँगे धंधे हैं घाट के, आखिर कहाँ ये जाएँगे धंधे हैं घाट के, भीटे की तरह बाप रे कूड़े का ढेर है, यह भी है कोई रोग की ऊपर का फेर है, असहाय है, लाचार है, मजबूर है गंगा, अब हैसियत से अपनी बहुत दूर है गंगा, क्या रही क्या हो गई हैरान है गंगा, शीशे में खुद को देख के परेशान है गंगा, मैदान ही मैदान है गंगा, कुछ ही दिनों की देश में मेहमान है गंगा, मेहमान कुछ है ही दिनों गंगा। की देश में ये बड़ी लंबी कविता है और जी, देखिए मैं फिर आपसे कहूंगा जहां आपने बात कही पिछले साल एक ऐसा अवसर था कि हम और सुप्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी एक बड़े चैनल का प्रोग्राम कर रहे थे तो गंगा जी को लेकर के ही था तो ऐसी बात चली तो मैंने यही कहा था कि भाई गंगा लोक कल्याण क्या है देखिए पल्लवी आदमी सारी उम्र जतन करता है फूल चढ़ाता है पान चढ़ाता है बड़े बड़े दर्शन करता है मानता है सब कुछ करता है कि सपने में भी भगवान दर्शन दे दें जी, ठीक है ना तो उनके चरणों में पड़ जाए आप ये देखिए कि गंगा जी कहाँ विराजमान थी शिव जी की जटाओं में यानी सर पर थी सर पर सवार नहीं कह लेकिन सर पर थी उस भगवान शोभा पा रही थी लेकिन भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए गंगा जी ने अवतरण ईश्वर का हुए। सानिध्य छोड़ा जी, हाँ ईश्वर का साथ था उसको छोड़ते यहाँ हमारे और आपके लिए और हमने क्या किया गंगा के साथ हमने उन्हें प्रदूषित कर दिया हमने उनको इस तरह से इतने खराब तरीके से एक्सप्लॉइट किया कि गंगा मतलब लगता ही नहीं कि जो गंगा हमारे लोक कल्याण के लिए आई थी, जो जीवों के कल्याण के लिए आई थी, पर्यावरण के लिए आई थी, सारी मानवता के लिए आई थी, जीव-जंतुओं के लिए आई थी, हमने उस गंगा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। हमने बिल्कुल। गंगा के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया और उनको आप सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति, मैं व्यक्ति बोल रहा हूँ, जो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाए और आप उसके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करें तो क्या उसे अच्छा लगेगा? गंगा के साथ दुर्व्यवहार हुआ। आपसे एक और बात कह रहा हूँ, गंगा जी किसी खास जाति के लिए, किसी धर्म के लिए या सिर्फ़ इंसानों के लिए नहीं आई थी। वो समूची सृष्टि और एक तरह से वातावरण के लिए आई थी। पंछी भी वहाँ जाते हैं, वहाँ जानवर भी जाते हैं, फल-फूल पौधों के लिए भी वो उतनी सहायक है, इंसानों के लिए भी। तो जो इतने उदार मन से आया, हमने उसके साथ क्या किया? अपने फ़ायदे के लिए। एक बात मैं फिर बता दूँ, ये जो भी हैं, गंगा को आप गंगा सच में हम लोग के लिए आस्था और हम लोगों के लिए हमारी पहचान का प्रतीक है। क्या हमें ये हक है कि हम अपने जीते जी ही ये जो शाश्वत निधियाँ हैं, जो शाश्वत निधियाँ हैं, जो हमारी जो कह लें कि शाश्वत संकल्प चीज़ें हैं, क्या हम अपने समय में ही उनको फ्रस्ट्रेट और एक्सप्लॉइट कर दें? तो भविष्य के लिए हम क्या छोड़ेंगे? या भविष्य के लिए क्या हम इसको बुरी तरह से जब आप कोई घर छोड़ कर के जाते हैं, तो जो आएगा उसके लिए अच्छे से छोड़ के जाना चाहिए ना? क्या बिल्कुल। आप उसको खराब अंग-भंग तोड़ करके जाएँगे? तो गंगा को लेकर के पिताजी ने यही चिंता व्यक्त की थी और ये सच है। पल्लवी क्या आपको नहीं पता कि गंगा के नाम पे प्रोग्राम, सेमिनार, टॉक
चर्चा, बहुत परिचर्चा, कुछ होता है। गोष्ठी, बहुत मतलब मैंने खुद अपनी भी कविताओं में लिखा है कि मतलब सुनत है ये गंगा माई साफ सफाई हुई, तोरे घाटे देव बिरजिए महिला क्यों न ढोई। उसमें मैंने लिखा था कि करोड़ों अरबों का खर्चा ये मीटिंग और प्लानिंग पे हो गया। और देखिए गंगा जी अभी लॉकडाउन हुआ था, तो उन्होंने बता दिया कि भाई ये जो इंडिकेटर्स हैं, अगर आप अपने को संयमित रखेंगे तो हम अच्छा एक चीज़ और है, गंगा है जब तक तब तक जीवन है पल्लवी। आप क्या कल्पना कर सकती है कल को गंगा यमुना सूख जाएगी तो क्या प्रयागराज में कोई रह जाएगा? हमें तो कैलाश जी यही कह रहे थे कि अरे भैया ये तुम अपने जीवन के लिए इसको बचाओ गंगा को। मानव से करते कि अच्छा तुम इतने ही स्वार्थी हो तो सुनो, अपने जीवन के लिए इसको बचा लो गंगा को। तुम हम मान गए कि तुम्हें किसी से मतलब ही नहीं, इतना स्वार्थी हो गया मनुष्य। लेकिन अगर गंगा का अस्तित्व नहीं होगा, जमुना जी का, तो हमारा आपका कहाँ अस्तित्व रहेगा? पानी के बिना अस्तित्व कोई ऐसा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी सब गए उन्हें सुन। उबरे मोती मानुष चून। तो ये उस समय ही कैलाश जी ने पिताजी ने सब कुछ इसमें किस-किस तरह के देखिए लिखते हैं कि आई थी बड़े शौक से ये घर को छोड़कर, विष्णु को छोड़ कर के विष्णु को छोड़ कर के शंकर को छोड़कर, खोई थी अपने आप में वो कैसी घड़ी थी, सुनते ही भगीरथ की टेर दौड़ पड़ी थी, नागिन सी डोलती कहीं हिरनी सी उछलती, आई है मेरे गाँव तक ये गिरती संभलती, थकती थी बैठती थी लेती थी सांस फिर, झट कूटती थी आगे दो चार बांस फिर, बोझा लिए थी ढाल पर लड़की देहात की, घाटी में नाचती रही घोड़ी बारात की, बेकरार हो गए करार प्यार से, कल 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 धार धार से, टीलों की प्यास मन से बुझाती चली गंगा, पेड़ों की छांव छांव छहाती चली गंगा, घर घर का सारा पाप बहाती चली गंगा, उजड़े हुए नगर को बसाती चली गंगा, उजड़े हाँ, हुए नगर को। तो गंगा को हम लोग को क्या है, हम लोग को ऐसा लगता है कि एक तो हम अपना ये भी कहावत है कि गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा अगर मन साफ नहीं है, लेकिन हमने स्थूल रूप से उसको इतना प्रदूषित कर दिया, इतना कूड़ा भर दिया और ये हम कब समझेंगे कि गंगा के न रहने का मतलब या गंगा के खराब होने का मतलब, गंगा के प्रदूषित होने का मतलब, गंगा को बिगाड़ने का मतलब पूरी मानव जाति है, जो पूरी यहाँ सभ्यता है, ये उसके ऊपर खतरा है। तो गंगा का अस्तित्व बचाने के लिए हमको रग लगना होगा और उन्होंने बहुत पहले ये सारी चीज़ें कह दी थी और ये बड़ी लंबी कविता है, इसमें ज़्यादा मैं कितना बोलूँ, एक बिल्कुल। लंबी कविता है ना? लेकिन चलते-चलते इस कविता में ये था कि जो कुछ भी आज हो रहा गंगा के साथ है, क्या आपको पता नहीं कि किसका हाथ है? देखिए ना आज क्या गंगा का हाल है, रहना हुआ मुहाल, जीना मुहाल है, गंगा के पास दर्द है, आवाज़ देखिए वो सुनहरी पंक्ति तक आ रहा हूँ, गंगा के पास दर्द है, आवाज़ नहीं है, मुँह खोलने का कुल में रिवाज़ नहीं है। मुँह खोलने हाँ, का कुल में रिवाज नहीं है। गंगा नहीं रहेगी यही हाल रहा तो, कब तक यहाँ बहेगी यही हाल रहा तो, अब लीजिए संकल्प ये बीड़ा उठाइए, गंगा पे आँच आ रही गंगा बचाइए। तो देखिए बहुत यहाँ पर कितना कवि समाधान के साथ आ रहा है। बिल्कुल। एक समाधान भी दिया है, सॉल्यूशन भी, और हमें संकेत भी दिया है कि यदि अब नहीं उठे तो गंगा का हाँ, अस्तित्व मिट जाएगा, गंगा खत्म हो बिल्कुल, जाएंगी, और जब गंगा ही नहीं रहेगी तो फिर हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? मनुष्य जीवित तो जल से ही बिल्कुल। रहता है। तो जीवित तो कितनी जल से ही सुंदर रहता है। बात बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने कही। गंगा की जो स्थिति है उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है, और हमने हमें एक सुझाव भी दिया है कि हमें अब गंगा के लिए वाकई में सीरियसनेस के साथ काम करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा 34-35 वर्ष पूर्व उन्होंने ये कविता लिखी, क्या जी। कोई बदलाव हुआ? मुझे नहीं लगता। हाँ, हाँ, बड़ा कम देखिए एक बात और आपसे कहता चलूँगा। आवाज़ आ रही पल्लवी जी? हेलो, आवाज़ आई? हाँ, हाँ, आवाज आ गई। हाँ, वे एक बात और कहता चलूँगा देखिए, जी, एक सामंजस्य भी होना चाहिए, जैसे शुरू में ही कविता और इतिहास की बात हुई, साहित्य इतिहास की, तो साहित्यकार भी बहुत कुछ देता हुआ चलता है अपने समय से संवाद करते हुए। एक कमी है सिंक्रोनाइज़ेशन की, इतिहासकार और साहित्यकारों को भी साथ आना होगा। क्यों? क्योंकि जब साहित्यकार अपने समय को कह रहा है और भविष्य की आशंकाओं को भी ज़ाहिर कर रहा है, तो जो इतिहासकार होता है, वह उससे निहितार्थ निकालता है, उसको सजेते हुए जाता है और वो बहुत कुछ सामने रखता है। आप बात को समझिए। जी, इतिहासकार भी तो विश्लेषण ही करता है। हाँ, तो हमें आज ज़रूरत है ऐसे लोगों की। मतलब मैं बहुत बेलौस होके कह रहा हूँ, मैं दूर नहीं जाना चाहता। मेरे अपने शहर में जैसे हम लोग के आदरणीय प्रोफ़ेसर हेरम चतुर्वेदी जी, तो जब
कोई ऐसी समझ का व्यक्ति जो इतिहास और साहित्य के संतुलन को भी जानता हो। एक तरफ तो वो बड़े गुरु हैं इतिहास के, लेकिन साहित्य भी उनके भीतर उतना ही है और वो साहित्य से उस बात को ले आते हैं और जी। उसको ले आकर के दुनिया के सामने रखते हैं। तो ये भी एक ज़रूरी पक्ष है कि साहित्य और इतिहास को साथ-साथ चलना चाहिए। मुझे लगता है कि समाज के तमाम सवालों का उत्तर ये लोग मिल कर के दे सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने कि साहित्यकारों को और इतिहासकारों को साथ में मिलके साथ-साथ चलना चाहिए ताकि हम समाज को, ताकि वो समाज को एक मैसेज दे सके। मैंने एक और कविता, क्योंकि हम गंगा के बारे में और अमावस के मेले में के बारे में हमने चर्चा की और ये भी जिसमें दर्शाया, उसमें कहा गया था कि किस तरीके से गांव से लोग आते हैं। तो अब मैं गांव की तरफ रुख करूंगी क्योंकि हमारे शहर में भी आधे से ज्यादा लोग तो गांव से आके बसे। गांव, हाँ। आप भी, आपके पिताजी भी 22 वर्ष गांव में बिता के एक नहीं दो पीढ़ी पीछे जोड़ लीजिए, सब लोग गांव से आए हैं। गांव से आए, बिल्कुल। हम लोग सबका, हमारे सारे रूट्स जो है वो गांव में ही है। भले हम शहर में पैदा हुए लेकिन हमारी कनेक्टिविटी अभी भी बनी है गांव से। तो गांव पे एक उन्होंने कविता लिखी थी, गांव गया था गांव से भागा, जो मुझे बहुत ही प्रासंगिक लगी, रेलेवेंट लगी। उन्होंने उस कविता में एक लाइन लिखी जो मुझे लगा कि अभी भी ये बहुत रेलेवेंट है और ये केसेस में पढ़ती रहती हूँ। सरकारी स्कीम देखकर, बालू में क्रीम देखकर, सरकारी स्कीम देखकर, बालू में क्रीम देखकर, हाँ, देह बनाती टीम देखकर, गिरवी राम रहीम देखकर। वाह, मतलब सजीव चित्रण इतना बढ़िया कि गांव में भी बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो पहले के कवि थे वो गांव की एक दूसरी पिक्चर की बड़ी हम्बलनेस होती है, मॉरल नैतिकता। हाँ, ग्राम जीवन भी क्या है सुंदर। हाँ, बिल्कुल, फुल ऑफ मोरालिटी। हाँ, जी। तो वो एक दूसरा ही पिक्चर था गांव का। लेकिन जब इस कविता को मैं पढ़ती हूँ तो गांव की एकदम दूसरा ही व्यू मेरे सामने आता है। तो मैं चाहती हूँ इस कविता पे भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। बहुत अच्छी कविता है। एक लाइन मुझे और भी बहुत अच्छी लगी। राम राज का हाल देखकर, पंचायत की चाल देखकर, राम राज का हाल देखकर, पंचायत की चाल देखकर, आंगन में दीवाल देखकर, सिर पे आता बाल देखकर, वाह, पानी लाल देखकर और आंख में नदी का पानी देख लाल देख। जी। तो बहुत मैं बिल्कुल, देखिए, हाँ, देखिए, गांव से भागा, ये एक चीज और आपको बताऊं कि ये कैलाश गौतम समग्र जो 3 भाग आई थी, ये तो मेरे संपादन में, लेकिन शुरू में ये था कि डॉक्टर दूधनाथ सिंह जी को ही संपादन करना था, पर उन्होंने 3-4 वर्षों तक मुझे परखा। मैं बराबर उनके पास जाता रहा, आज डॉक्टर दूधनाथ सिंह जी के पास। फिर उन्होंने कहा कि नहीं श्लेष, बेटा इसको तुम्हें करना है, सारी चीजें हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पिताजी की किताब जब आई थी सिर पर आग, जिसमें एक रचना के तौर पर शामिल थी, तो उसकी भूमिका लिखी थी प्रोफेसर दूधनाथ सिंह जी ने। और इस भूमिका में उन्होंने कहा था कि कैलाश गौतम ने गांव के प्रति जो एक रोमांटिसिज्म था, जो नॉस्टैल्जिया था, उसको तोड़ दिया। उन्होंने आज के गांव का यथार्थ रख दिया, आज के गांव का कड़वा सच रख दिया। हम उस नॉस्टैल्जिया में खोए हुए थे। गांव कितना सुंदर है, घोर नैतिकता है, श्रम साध्य है, मीठी बोली है, संबंधों के सुगंध हैं। ठीक है, था, लेकिन वो धीरे-धीरे है से होते-होते था तक पहुंच गया था। लेकिन हम अभी है में ठहरे हुए थे। कैलाश जी ने उसको तोड़ा और मुझे याद है जिसमें इसका विमोचन था 2002-3 के आसपास हिंदुस्तानी अकेडमी में हुआ था, तो प्रोफेसर नामवर सिंह जी ने इस कविता पर बहुत अच्छा बोला था। कहा था इवन भवानी प्रसाद मिश्र जी के पास वो भाषा नहीं, कैलाश जी को लेकर के और उनकी इस कविता को लेकर के। गाँव गया था, गाँव से भागा। देखिए, उससे पहले मैं कनेक्ट करते हुए जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि 1 या 2 पीढ़ी तो गाँव में ही थी। तो ये विस्थापन क्यों हुआ? गांधी जी ने जब कहा था, जिस ग्राम की मजबूती की बात की थी, तो वो जो गाँव थे उनको इकोनॉमिकली मजबूत करने के लिए सारी थी। जो ग्रामीण स्वराज की अवधारणा थी ना, ग्राम समाज की। तो अगर हम इकोनॉमिकली वहाँ मजबूत होते तो ये विस्थापन ना होता। ये जो शहरों में जो फिर भीड़ आई और सारी चीजें, और
और इसी शहर से, देखिए बुरा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गाँव की जैसे 4 चीज़ें शहर आई, तो शहर की भी तो 4 चीज़ें गाँव जाती थी। वही आदमी काम-धाम करके फिर वापस लौटता था, आता-जाता था, तो अगर 4 अच्छाई शहर की जाएगी, तो 4 बुराई भी जाएगी। उसी तरह गाँव की सारी चीज़ जाती थी। तो हुआ क्या, जब गाँव गया था, गाँव से भागा जैसी कविता आई, तो उसमें कैलाश जी देखिए क्या कहते हैं, गाँव गया था, गाँव से भागा, राम राज का हाल देखकर, पंचायत की चाल देखकर, आंगन में दीवाल देखकर, सिर पर आती डाल देखकर, नदी का पानी लाल देखकर और आँख में बाल देखकर गाँव गया था, गाँव से भागा। किस तरह से वो कह रहे हैं कि जिस रामराज की बात हम करते थे, उसका क्या हाल है? मतलब किस तरह से दीवारें उठ रही हैं। जहाँ रिश्तों की बुनियाद होती थी, वहाँ एक-दूसरे के बीच दीवारें उठ रही हैं, आंगन में दीवाल देखकर। और राम-राज का तो जो हाल है, वो तो उस समय ईश्वर ही जानता था कि गाँव में क्या चल रहा है। गाँव गया था, गाँव से भागा सरकारी स्कीम देखकर। वही बात है कि कागज़ पे सब कुछ होता रहता था। बिल्कुल। सरकारी स्कीम देखकर बालू में से क्रीम देखकर, देह बनाती टीम देखकर, देखिए बाहुबल की हाँ, ओर इशारा कर दिया था। ये जो गुंडई और बाहुबली और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, देह बनाती टीम देखकर। टीम किस लिए बनती थी? डराने, धमकाने, अगवा करने के लिए, और किस लिए? देह बनाती टीम देखकर, हवा में उड़ता भीम देखकर, सौ-सौ नीम हकीम देखकर, गिरवी राम रहीम। हम जिस कंपोज़िट कल्चर की बात करते हैं, जिनको देखिए राम रहीम बिंब पे के तौर पे हैं, अगुआ। लेकिन हमारे राम रहीम क्या थे उस समय? गिरवी राम रहीम देखकर। यानी जिसको हम अगुआ बनाए हैं, जिसको हम लीडर बना रहे हैं, जिसको हम एक तरह से अपना टाइटलर हेड बना रहे हैं कि तो आगे-आगे चलोगे, गिरवी राम रहीम देखकर। अब यहाँ पे कहाँ से सांप्रदायिक एकता मजबूत होगी और कहाँ से नेतृत्व मिलेगा? जब नेतृत्व कहीं से बिका है, देखिए एक बड़े कवि हैं, लेखक हैं, डॉक्टर ओम निश्चल, दिल्ली के हैं। तो एक दिन उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, मुझे बड़ा पसंद आया। अक्सर लोग गोदी की बात करते हैं, गोदी गोदी इधर भी होता है, गोदी उधर भी होता है। जो भी गोदी में बैठा है, गोदी है। तो 3 तरह से लोग पोषित होते हैं। वित्त पोषित होते हैं, पैसा मिल रहा है। कलम हमारी है, स्याही की सप्लाई कहीं और से, तो हम सच कभी नहीं लिखेंगे। वित्त पोषित, एक चित्त पोषित होता है पल्लवी, चित्त पोषित भी तो होता है ना, वित्त पोषित, चित्त पोषित, ठीक है ना? तो ये जिस तरह से होता है ना चित्त पोषित, और उसके बाद क्या होता है कि आदमी अपनी ही बात जो है विमर्श को आगे बढ़ाता है। तो ये देखिए उसी तरह से चीज़ें गिरवी राम रहीम देखकर, तो ऐसे नेतृत्वकर्ताओं से हम क्या उम्मीद रखेंगे? यहाँ राम रहीम प्रतीक के तौर पर दिए गए हैं कि तुम अपना देखो, हम भी अपना देखें, देखो क्या हाल हो रहा है, जिनको हम अगुआ मान रहे हैं। आगे देखें कि जला हुआ खलिहान देखकर, नेता की दालान देखकर, मुस्काता शैतान देखकर, घिघियाता इंसान देखकर, कहीं नहीं ईमान देखकर, बोझ हुआ मेहमान देखकर। अतिथि हाँ, देवो भव की भूमि में बोझ हुआ मेहमान देखकर। ये वही स्थिति है कि जिस दिन आदमी आता है, पहले पूछ लिया जाता है कि अच्छा आप कब तक जाएंगे, है ना? तो बोझ हुआ मेहमान देकर, ये हमारी संस्कृति नहीं थी, ठीक है? अतिथि देवो भव की संस्कृति थी, ठीक है? घिघियाता, तो जहाँ देखिए शैतान मुस्काएगा तो इंसान घिघियाएगा, ये बहुत सीधी-सी बात है, ठीक है ना? ये तो वो पलड़ा है सामाजिकता का, और जिसे कहा जाए कि वो नेकी का, अच्छाई का। अगर शैतान की तरफ झुका रहेगा तो इंसान घिघियाए, इंसान का पलड़ा हल्का हो गया। शैतान की तरफ ज़्यादा वो वज़न आ गया तो इंसान हल्का हो गया। फिर आगे देखिए, नए धनी का रंग देखकर, ये जो नौधनाढ्य लोग हैं, नए धनी का रंग देखकर, रंग हुआ बदरंग देखकर, बातचीत का ढंग देखकर, कुएँ-कुएँ में भंग देखकर, झूठी शान उमंग देखकर, पुलिस चोर के संग देखकर। तो ये गाँव उस समय ये हो रहा था। ये गाँव के उस परिवर्तन को देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, यहाँ कैलाश जी अपनी बात नहीं करते, वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल गवाह और साक्षी की तरह, ऑब्जर्वर की तरह वो सारी स्थिति लिख रहे थे। अपना इंट्रूड नहीं कर रहे थे, अपना कुछ भी इनकल्केट नहीं कर रहे थे। ही वाज़ जस्ट एड्रेसिंग द फैक्ट, द ट्रुथ ऑफ द विलेज एट दैट टाइम। अगर हाँ, हम जो वो आप इसको ऑब्जर्व इस कर तरह से रहे थे उसी का आकलन किया है, असेस किया है, बिल्कुल उस है ना? सिचुएशन आगे से। देखिए, बिना टिकट बारात देखकर, टाट देखकर, भात देखकर, वही ढाक के पात देखकर, कोई बदलाव नहीं है। पोखर में नवजात देखकर। अब आप सोचिए, आ गया था उस समय गाँव में, पोखर में नवजात देखकर। मुझे अपना एक दोहा याद आता है कि ये वो था, देखिए याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब पोखर में नवजात देखकर, तो गाँव में उस समय भी ये सारी विद्रूपताएँ और विषमताएँ आने लगी थी, जो गाँव के स्वभाव से मेल नहीं खाती थी। पोखर में नवजात देखकर, पड़ी बेट पर लात देखकर, मैं अपनी औकात देखकर। अच्छे आदमी को कोई सुनने को ही राज़ी नहीं है, ये उस समय का गाँव में हो गया था, है ना? हाँ, देखिए मेरा होता है ना कि बदल गया है देखिए कितना आदमजात, मेरा अपना दोहा था, बदल गया है देखिए कितना आदमजात, होटल में हनीमून है, नाले में नवजात। हम्म, तो ये हाँ, वही है।
गांव में पोखर में नवजात का मिलना, आप समझ रही हैं? यानी वो जिस मोरालिटी की बात है, नैतिकता, वो उसकी गिरावट शुरू हो चुकी थी बराबर, है ना? नैतिकता पिताजी के धीरे धीरे खत्म हो रही थी हाँ, पिताजी जब की कविता नवजात थी पोखर में हाँ, मिले। हाँ, भाभी की चिट्ठी में आखिरी पंक्ति थी पिताजी की। अभी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब गुजर गए, बड़ा उनका आशीर्वाद रहा, हम लोग को बहुत उनके साथ मंच भी रहे। वो पिता की इस कविता की आखिरी पंक्ति भाभी की चिट्ठी में कहते थे, उसमें था कि और नहीं सब ठीक-ठाक है, नया नया मगर बस इतना है, सुरसतिया की लाश मिली है नदी किनारे देवर जी। भाभी चिट्ठी लिखती हैं देवर को, तो सब कुछ अच्छी-अच्छी बात होती है और कहती गाँव में बाकी सब ठीक-ठाक है, देवर जी और सब ठीक है, लेकिन सुरसतिया की लाश मिली है नदी किनारे देवर जी। यानी गाँव का जो स्वरूप था वो विकृत हो रहा था, बदल रहा था, अपराध आ रहा था, नैतिकता, गिरावट, जो भी चीज़ें जिनके लिए आप शहर को कोसते थे, कभी वो सारी चीज़ें वहाँ आ गई थी। आगे देखिए, नए-नए हथियार देखकर, लहू-लहू त्योहार देखकर, देखिए वहाँ आ गया था। वो जो आपस की खींचातानी थी, झूठ की जय-जयकार देखकर, सच पर पड़ती मार देखकर, भक्तिन का श्रृंगार देखकर, गिरी व्यास की लार देखकर। अब देखिए आज हमारे सामने भक्तिन का श्रृंगार, पैराडॉक्स देखिए, भक्तिन का श्रृंगार है और गिरी व्यास की लार। व्यास या व्यासपीठ या उनसे कितनी उच्च मापदंड की अपेक्षा होती थी, लेकिन जब गाँव का जब कहा जाता है ना कि गिरावट फिर हर तरफ होती है, तो आप फिर उससे ये लोग भी कैसे बचे रह सकते थे? ये सारी गिरावट गाँव की और आखिरी था मुट्ठी में कानून देखकर, किच-किच दोनों जून देखकर, सिर पर चढ़ा जुनून देखकर, गंजे को नाखून देखकर, उज़्बक अफ़लातून देखकर और पंडित का सैलून देखकर। देखिए कहाँ ले जा कर के व्यंग किया इन्होंने। मतलब अब ये तो समय आ गया है कि पंडित जी जो है वो सैलून चला रहे हैं। समय हाँ, हाँ, कितना बदल यथार्थ गया है। बोध का हाँ, यथार्थ चित्रण था जो उस ग्रामीण चेतना का, ये सारी चीज़ों का। तो इसीलिए देखिए मैं तो कहता हूँ जब कैलाश जी को आप पढ़ेंगे, इतना उनके गद्य पद में इतना विस्तृत उनका है, तो कभी मैंने दोहा उनके लिए लिखा था कि धरा कभी छोड़ी नहीं, छू कर भी आकाश, धरा कभी छोड़ी नहीं, छू कर भी आकाश, अजर अमर तुम हो गए कविता के कैलाश, अजर अमर तुम हो गए कविता के कैलाश। हाँ, तो आपने आवाज़ कितनी सुंदर ये, हाँ, कितनी सुंदर ये कविता थी, सजीव चित्रण किया, यथार्थ बताया कि गांव कैसे बदला। विकृति जब आती है, मानसिक विकृति, यहाँ पे तो विकृति आ गई है कि नैतिकता, जो हमारे मूल सिद्धांत हैं वो खत्म हो रहे हैं, नैतिकता खत्म हो रही है। तो कवि ने कितने अच्छे से दर्शाया है कि गांव जो हमारे मन में है, जो चित्र गांव का हमारे मन में है, वो एक्चुअली में वो ऐसा गांव नहीं है। अब गांव में भी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, जैसे कि शहरों में बदलाव आया है ए समय, वैसे ही गांव में। एक चीज़ बताना चाहूँगा पल्लवी, ठीक है, कैलाश जी ने इतने व्यंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो रागात्मक कवि थे, अनुराग के कवि थे, प्रेम के कवि थे। गाँव की इस कविता से आने से पहले वो लिख चुके थे, गाँव के लिए उनके मन में भी वही अगाध श्रद्धा प्रेम थी कि आज का मौसम देखिए, आज आदमी घूमने-फिरने के लिए और कहाँ-कहाँ जाता है। पिताजी ने लिखा था कि आज का मौसम बड़ा सुहाना, कहीं चलो ना जी, बलिया, बक्सर, पटना, आरा, कहीं चलो ना जी। तो ऐसा उनके ज़हन में यही था। 74-75 के आसपास जब धर्मवीर भारती जी धर्मयुग के समय में थे, तो उस समय उनके दोहे छपते थे। एक दोहा आपको दे रहा हूँ कि किस तरह से गाँव उनके मन में बसा था। तो कोई जो चीज़ इतनी अच्छी है उसको खराब होता आदमी देख के कितने उसके अंदर मतलब कितने बेकल थे वो। लेकिन एक दोहा देखिए कि गोरी धूप कछार की हम सरसों के फूल, गोरी धूप कछार की हम सरसों के फूल, जब-जब होंगे सामने तब-तब होगी भूल। सामने, जब जब होंगे सामने तब तब होगी भूल। वाह। भूल, हाँ। तो मतलब बहुत ही बढ़िया। पीड़ा होती है कई बार अ, शहर और गांव में ये जो बदलता समय है, अ, और क्या ये रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? शायद हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इतिहासकारों और कवियों को, साहित्यकारों को ये मिलकर के समाज के लिए फिर से एक दिशा समाज को देनी होगी, एक सोल्यूशन देना होगा अपने रचनाओं के माध्यम से, कि हमें सोचना चाहिए कि बदलते समय के साथ हमारी जो नैतिक मूल्य हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं,
वो हमारे साथ ही रहें, उनमें कोई बदलाव ना आए। समय निश्चित ही बहुत तेजी से बदल रहा है, पर हमारी जो आइडियोलॉजीज हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, वो बदलने नहीं चाहिए। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते मैं एक और कविता के बारे में जरूर आपसे पूछूंगी। वो कविता मैंने किताब में समग्र में ही पढ़ी है, कचहरी, जिसमें एक पिता अपने बेटे से कहता है कि तुम कहीं भी नौकरी कर लेना, लेकिन कचहरी मत जाना। कचहरी अड्डा है दलालों का, कचहरी लोग है जहाँ पे लोग केस फाइल करने जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वहां कभी कोई पिटिशन निकलती नहीं है, कोई केस लड़ा नहीं जाता है, वहां सब कुछ मिथ्या है, धोखा होता है। बेटा तुम कचहरी कभी ना जाना। तो ये कचहरी की कविता पे भी जरा आप चर्चा करेंगे चलते चलते, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। कचहरी कविता भी मतलब उन्हीं कविताओं में से एक रही है जिसको इस तरह से सराहा गया और पसंद किया गया कि भले डाँट घर में तू बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, भले जाके जंगल में धूनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। तो कचहरी भी अपने समय की बड़ी अद्भुत कविता थी और मगर मेरे बेटे कचहरी हमारी तुम्हारी नहीं है, कहीं से कोई रिश्तेदारी नहीं है, अहलमत से भी मेरी यारी नहीं है, तिवारी था पहले तिवारी नहीं है। तो देखिए ये कविता है 91 के आसपास की, 90-91 की, और उसमें कलकत्ता दूरदर्शन से आई थी। देखिए कैलाश जी बहुत ही निडर और बेबाक कवि थे। वो सरकारी सेवाओं में रहते हुए उनको जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने बात खुल करके कही और सीधी-सीधी कही है। व्यवस्था के खिलाफ अगर जो जहाँ दुर्व्यवस्था देखते थे तो वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे। उनको कोई कहा नहीं है, किसी भी जो भी कोई ज़िम्मेदार और कोई सच्चा रचनाकार है तो वो इसको अपनी लीगल नहीं मॉरल ड्यूटी समझता है। लीगल ड्यूटी तो है ही नहीं, चलिए मॉरल ड्यूटी थी कि नहीं हम अगर कलम के आदमी हैं तो अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? एक रचनाकार का फर्ज है। कचहरी की महिमा निराली है बेटे, कचहरी वकीलों की थाली है बेटी, पुलिस के लिए छोटी साली है बेटे, यहाँ पैरवी अब दलाली है बेटे। ये स्थितियाँ हैं, आज भी मौजूद हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए। तो एक आम आदमी जुडिशियल सिस्टम क्या है कि भाई जुडिशियल सिस्टम मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी खुद भी बहुत आस्था है, मैं तो कानून का ही व्यक्ति हूँ, मेरी तो नेट पीएचडी भी की, पढ़ा भी रहा, मैं ठीक है। वही कहने जा रही थी कि हाँ। आप कानून नहीं, आप डॉक्टरेट हैं। हाँ, तो लेकिन ये देखिए ये एक सच्ची पीड़ा है, क्योंकि जब रचनाकार सिर्फ़ अपनी ओर नहीं देख रहा है, वो इतने लोगों को अगर पीड़ित देख रहा है तो उनकी आवाज़ बन रहा है। तभी तो वो रचनाकार जो है हमारे लॉ में भी कहा है कि लॉ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। लेकिन इस सोशल चेंज के का मीडियम कौन बनता है? ऐसे लोग बनते हैं, विचारक बनते हैं, लेखक बनते हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय लोग बनते हैं। तो वो डेड पीस ऑफ लेटर थोड़ी है कि समाज में कुछ भी हो रहा है और सब लोग बैठे हैं हाथ पे हाथ धर के। नहीं, ये रचनाकार का काम है, रचयिता का काम है। तब वो कहते हैं कचहरी गुंडों की खेती है बेटे, यही ज़िंदगी उनको देती है बेटे, खुलेआम कातिल यहाँ घूमते हैं, सिपाही दरोगा चरण चूमते हैं। ये सच्चाई रही है। सब नहीं है, 100% कहीं न गलत है, 100% सही नहीं है। लेकिन न्याय में किन्हीं कारणों से केस की फाइलिंग ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा केस भी हो जाते हैं, देरी हो रही है। लेकिन ये बात पल्लवी आप भी जानती हैं, जो प्रभावशाली है, चाहे अपने संपर्कों के माध्यम से, चाहे अपनी सुविधाओं के माध्यम से, चाहे अपने धन और ऐश्वर्य के माध्यम से, तो वो तो प्रभावित कर ही देता है ना। न्याय की चौखट तक पहुँचते-पहुँचते आम आदमी टूट जाता है। जज भी क्या करे? वो भी बंधे हुए हैं, उनके हाथ भी बंधे हैं, मजबूर हैं, जिसको गवाही देनी है वो पलट जाता है, या वो चला जाता है, या उसे मार दिया जा रहा है। कई चीज़ें हैं और सालों-साल, सालों-साल, सालों-साल। जी, विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, केसेस मुकदमे चलते रहते हैं, सालों बीत जाते हैं और आदमी असहाय महसूस करता है। न्यायपालिका ऐसी भाई हो गई। बशीर बद्र साहब का वो शेर है ना कि जी चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। तो ये भी एक सच्चाई है। वो कहाँ से वो सबूत, वो गवाह, वो दस्तावेज ले आए, जब प्रभावशाली लोग होते हैं ना,
तो वो बहुत कुछ सब कुछ अपने फेवर में करते हुए चले जाते हैं और यही इस न्याय व्यवस्था को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाती है। कचहरी में सच की बड़ी दुर्दशा है, भला आदमी किस तरह से फँसा है, यहाँ झूठ की ही कमाई है बेटे, यहाँ झूठ का रेट हाई है बेटे, कचहरी का मारा कचहरी में जागे, कचहरी में सोए कचहरी में जागे, मरा जी रहा है गवाही में ऐसे है तांबे का हंडा सुराही में जैसे, लगाते बुझाते सिखाते मिलेंगे, हथेली पे सरसों उगाते मिलेंगे, कचहरी तो बेवा का तन देखती है, कहाँ से खुलेगा बटन देखती है। अब ये जो आप समझिए कि ये कितनी पीड़ा से रचनाकार ने लिखा होगा और ये भी एक तथ्य और एक सत्य था जो कि उस समय घटित हो रहा था और आज भी है। न्याय की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। उसी ओर इशारा किया कि इसको इसको आसान किया जाना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए। लोगों का मतलब आज भी देखिए आज भी लोगों का लेकिन भरोसा है। लोग कहते हैं ना कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं मुकदमा कर दूँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा। तो भरोसा है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। जैसे हाँ, गाड़ी चल रही है, रिफॉर्म्स होनी लेकिन हैं चाहिए। हाँ, और कुछ कील काँटे कस दिए जाए तो और अच्छा चलेगा। जी। सर्विसिंग हो जाए गाड़ी की और अच्छी चलेगी। कुछ 1-2 टायर बदल दे, 1-2 टायर बदल दे अच्छा चलेगा। कुछ जगह थोड़ा-सा दुरुस्त करना उसको कर दे। फिर देखिए कहते हैं कि कचहरी शरीफों की खातिर नहीं है, उसी की कसम लो जो हाज़िर नहीं है बासी मुँह घर से बुलाती कचहरी, बुला करके दिन भर रुलाती कचहरी, मुकदमे की फाइल दबाती कचहरी, हमेशा नया गुल खिलाती कचहरी, कचहरी का पानी ज़हर से भरा है, कचहरी के नल पे मुवक्किल मरा है। ये कितनी बड़ी बात कही। अब इसको सोच के देखिए, यानी कि कचहरी में आकर के अगर किसी न्याय के आकांक्षी व्यक्ति की उम्मीद टूट जाए तो इससे बड़ी तो तकलीफ नहीं होगी ना। मुवक्किल मरा है प्रतीक है कि कचहरी जिसके लिए आस है अगर वहीं उसको दम तोड़ना पड़ जाए तो ये हमारे लिए कितनी तकलीफ की बात है। मुकदमा और व्यावहारिक पक्ष बिल्कुल। देखिए मुकदमा बहुत पैसा खाता है बेटे, मेरे जैसा कैसे निभाता है बेटे, दलालों ने घेरा सुझाया बुझाया, वकीलों ने हाकिम से सट के दिखाया, धनुष हो गया हूँ मैं टूटा नहीं हूँ, मैं मुट्ठी हूँ केवल अंगूठा नहीं है हूँ, नहीं कर सका मैं मुकदमे का सौदा, जहाँ था करौंदा वहीं है करौंदा, कचहरी का पानी पानी कचहरी का दाना, तुम्हें लग न जाए तू बचना बचाना, भले और कोई मुसीबत बुलाना, कचहरी की नौबत कभी घर न लाना, कभी भूल कर भी ना आंखें दिखाना, ना आंखें उठाना, ना गर्दन फंसाना, जहां पांडवों को नरक है कचहरी, वहीं कौरवों को सरग है कचहरी। तो एक सलाह भी दे रहे हैं जहाँ पांडवों को जैसे नरक है कचहरी, वहीं वहीं कौरवों को वाह! सरग है वाह! कचहरी, स्वर्ग। तो एक देखिए इशारा भी दे रहे हैं, अक्सर आप देखती हैं रोड रेज का केस हो जाता है, छोटी-छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है, घर टूट जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है, भाई-भाई में मारपीट हो जा रही है, आपस में हो जा रही, तो ये भी कहते हुए जा रहे हैं कि इन अप्रिय स्थितियों से बचिए आप। जो चीज़ 2 आदमी स्वयं मिलके तय कर सकते हैं, उसको इतना पुलिस थाना कचहरी कोर्ट होके 20 साल में जाके तय कराए, उसका कोई लाभ है क्या? जी। जो चीज़ आप लोग खुद अगर हमारे आपके बीच कोई चिक-चिक है, हम आप दोनों अगर बैठ के उसको ठीक से सुलझा लें, हम लोग खुद ही जज बन जाएँ और खुद ही अपनी पैरवी कर लें, वो ज़्यादा अच्छी स्थिति है ना, कि 20 साल तक लड़ने के बाद फिर हम वो सारी चीज़ें करें और एक-दूसरे पे आरोप लगाएँ। तो कहने का मतलब ये कि थोड़ा-सा न्याय व्यवस्था में भी भाई वो एक तेज़ी आ जाए और थोड़ा-सा जो भी तेज़ी आए और एग्जीक्यूशन थोड़ा-सा हाँ, आपने जैसे कहा आप ही के शब्द दोहराऊँगी, थोड़ी सर्विसिंग हो जानी चाहिए, थोड़े रिफॉर्म्स आ जाने चाहिए, ताकि आम जनमानस जो इतना सफ़र करता है जब वो अपना केस दाखिल करता है कचहरी में या हाई कोर्ट में और कितने वर्षों तक वो झेलता रहता है। पल्लवी जी, बहुत आदमी ही बढ़िया। पल्लवी जी, हाँ, देखिए व्यक्ति हो, व्यवस्था हो या मशीन हो, तेल, जी, पानी, साफ-सफाई होती रहेगी, तो वो दुरुस्त होकर के चलता रहेगा। बड़ी चलता सिंपल सी बात रहेगा। है। तो चलिए जी, बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत मज़ा आया। इतनी सारी कविताएँ हैं। हम लोगों ने तो आज बस 3-4 कविताओं पे ही चर्चा की। अगर जी, ऐसे जी। ही हम करते रहे तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी कविताओं पे बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएँगी। बहुत समय चाहिए उसके लिए, पर आप जानते ही हैं समय कम रहता है, आप भी बहुत बिज़ी पर्सन हैं, बहुत सारी व्यस्तताएँ हैं आपके साथ भी। पर मैं आपकी आभारी हूँ। प्रयागराज चैप्टर इंटैक्ट प्रयागराज चैप्टर से आपके बहुत आभार व्यक्त करता है कि आपने समय निकाला और इतनी अच्छी चर्चा की। जनकवि कैलाश गौतम को समझना, उनको पढ़ना और पढ़ के समझना वाक़ई बहुत दिलचस्प रहेगा क्योंकि उन्होंने चीज़ों को का कितना सजीव आकलन किया है, जो उन्होंने देखा जी, वही लिखा और हमें एक बिल्कुल। मैसेज भी दिया कि किस तरीके से समाज में बदलाव आ रहा है
पर हमें अपनी चीजों को संरक्षित करना है। हर जो उनकी कविता है, हर कविता में एक मैसेज है कि हमें अपने चीजों को संरक्षित करना है, चाहे वो हमारे नैतिक मूल्य हो, हमारे सिद्धांत हो, हमारी आस्था हो, सबको हमें संरक्षित करना है। समय के साथ बदलाव ठीक है, लेकिन कुछ चीजों का बदलाव उतने ज्यादा स्तर पे नहीं होना चाहिए। जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, नहीं बिल्कुल, एक सिद्धांत और व्यवहार पक्ष का एक संतुलन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। जो कि समग्रता में हमको अच्छी दिशा की ओर ले जाएगा। और जैसा आपने पिताजी को समेटते हुए कहा, तो उनकी अपनी ही कविता की 2 पंक्ति थी कि जैसे दुष्यंत जी ने कहा था कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो कैलाश जी भी कैलाश जी भी वही बात कह रहे हैं कि आलंबन आधार यही है, यही सहारा है। आलंबन आधार यही है, यही सहारा है। कविता मेरी जीवन शैली, जीवन धारा है। कविता में मतलब देखिए लाइफलाइन है, जीवन धारा है। और ये ज़रूर कहूँगा, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और पल्लवी जी, ये आप लोग देख लीजिएगा, आप हैं और इंटैच परिवार। निराला जी ने छंद से मुक्ति का भी आह्वान किया था और फिर नई कविता का दौर है, सब कुछ। लेकिन प्रयागराज, इलाहाबाद की एक और ख़ासियत है, और मैं चाहूँगा कि कभी अगर ऐसा अवसर रहा तो बड़े भैया यश मालवीय जी भी है, यश मालवीय जी है यहाँ पे। हम लोग गीतों पर बात करेंगे, छंद पर बात करेंगे, तो बहुत एक अलग से एक बात होगी इंटैच के लिए। तो अगर ऐसा अवसर बनेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल, बिल्कुल। आज ही आपसे इस बात की मैं आई प्रॉमिस यू कि हम फिर मिलेंगे, ऐसी चर्चा होगी। यश जी को भी का भी इंटरव्यू हम उन्हें भी आमंत्रित करने वाले हैं। और हम लोगों का सौभाग्य रहेगा कि आप दोनों साथ आए और गीतों पे चर्चा करें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गीत नवगीत सब। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो श्लेष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत आभार। जल्द मिलेंगे। और मैं अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहूंगी, हम फिर वापस आएंगे शैलेश जी को लेके। और इस बार हमने इस चर्चा में जनकवि कैलाश गौतम की कविताओं के बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट जो हमारी श्रृंखला होगी, सीरीज होगी, हम उसमें शैलेश जी की कविताओं पे चर्चा करेंगे। और उनके फॉलोअर्स से बात करेंगे, उनके पाठकों से बात करेंगे। तो शैलेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बहुत नमस्कार।